Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Maruhan, Senior Registrar Medical Unit 3. Our today's topic is occupational lung diseases. Different types of lung diseases can be occurred in different types of persons that work in different types of industries. हर तरह के मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कॉटन की फैक्ट्री में काम करता है तो उसको जो है बिसिनोसिस हो सकती है। इसी तरह अगर कोल की फैक्ट्री में या कोल माइंस में काम करता है तो वो उसको जो है कोल वर्कर निमोकोनियोसिस हो सकती है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन जो किसी भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको जिस तरह के वो डस्ट से या जिस तरह के पार्टिकल से उनका एक्सपोजर होता है उस तरह उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स की जो है लंग डिजीजेज हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें हो सकती है। एक्सपोजर टू dust, gases, vapors, fumes at work can cause several different types of lung diseases. फॉर एग्जाम्पल जितनी भी मतलब ऊपर डस्ट है या गैसेस है वेपर्स फ्यूम जिससे भी वो इन कंटेक्ट होते हैं तो उसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल acute bronchitis and even pulmonary edema from irritants such as sulfur dioxide, chlorine, ammonia or and the oxides of nitrogen. उससे acute bronchitis भी हो सकता है। और कुछ यहाँ बताता चलूँ कि कुछ जो चीज़ें होती हैं ये जो मैंने ऊपर बात की है गैसेस से वेपर से फ्यूम्स की बात की है इसमें दो तरह की जो है लंग डिजीजेज हो सकती हैं। एक जो है एक्यूट साइनल सिम्टम्स के साथ आती हैं, दूसरा है क्रोनिक के साथ। एक्यूट के साथ जो हो सकता है प्रॉब्लम वो हमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है या इनहेलेशन निमोनाइटिस हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट टाइप्स के इरिटेंट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, अमोनिया है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनसे हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका परमानेंट एक्सपोजर हो तो फिर उसके जो डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, मिनरल डस्ट की वजह से हो सकती है, ऑक्यूपेशनल एज्मा हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है और अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो इवन के ब्रोंकियल कार्सिनोमा जो लंग कार्सिनोमा है, लंग कैंसर है वो भी हो सकता है। जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एस्बेस्टोस की या पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की या रेडॉन इन माइंस इस तरह का जो है ब्रोंकियल कार्सिनोमा भी यानी कि पेशेंट्स में हो सकता है। कोल वर्कर निमोनियासिस, कोल वर्कर निमोनियासिस की अगर हम बात करें तो वो जो ये उन जो है पर्सन्स में होती है जो कोल माइंस में जो है आप उनका एक्सपोजर होता है या वो लोग जो कोल माइंस में काम करते हैं caused by dust particles that are retained in the small airways and alveoli of the lung. Incidence is related to total dust exposure, particularly if ventilation and dust suppressions are poor. इंसिडेंस टोटल डस्ट एक्सपोजर का ये मतलब है कि जितना पेशेंट का उसकी जो डेवलपमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स हैं या डिजीज डेवलप होने की जो रेशो है वो उतनी होगी जितना जो पर्सन ज़्यादा एक्सपोज होगा उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, जो लेस एक्सपोज होगा उसको लेस प्रॉब्लम्स होंगे। टू वेरी डिफरेंट सिम्टम्स रिजल्ट फ्रॉम द इनहेलेशन ऑफ कोल। अगर कोल को हम इनहेल करें तो दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं। टू टाइप्स ऑफ सिम्टम्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल निमोकोनियोसिस एंड सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। We will discuss turn by turn. First, we will discuss about simple pneumoconiosis, then and after it, we will discuss about progressive massive fibrosis. In simple pneumoconiosis, this is the most common type of pneumoconiosis. Deposition of coal dust in the lung produces fine micronodular shadowing on the chest X-ray. अगर हम एक्स का पेशेंट का एक्सरे करवाएं तो उसको वहां पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोनेडुलर शेडोइंग आएगी। ग्रेडेड ऑन द चेस्ट एक्सरे अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कैटेगरीज, और उसकी जो ग्रेड है या उसकी स्टैंडर्ड जो अपीयरेंस है स्टैंडर्ड कैटेगरीज के मुताबिक जो है एक्सरे पे अपीयरेंस आएगी। डिस्प्यूट रिमेन्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सिंपल निमोनियासिस ऑन रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड सिम्टम्स। यहाँ यानी कि मतलब कहने का ये मतलब है कि अभी तक इसमें डिस्प्यूट है कि सिंपल निमोनियासिस जो है वो पेशेंट को क्लिनिकली इफेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। क्लिनिकली पेशेंट ये बताएगा कि नहीं उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है या खुश खांसी आती है कि नहीं आती, इस पे अभी डिस्प्यूट ही है। कैटेगरीज ऑफ सिंपल निमोनियासिस, इसकी तीन कैटेगरीज हैं। निमोनियासिस की ग्रेडिंग की गई है 1 2 3। पहली कैटेगरी ये है कि स्मॉल राउंड ओपेसिटीज डेफिनेटली प्रेजेंट बट फ्यू इन नंबर्स।
स्मॉल राउंड ओपेसिटीज हैं लेकिन फ्यू इन नंबर हैं। सेकंड जो क्लास है उसमें ये आता है कि स्मॉल राउंड ओपेसिटीज न्यूमरस बट नॉर्मल लंग मार्किंग स्टिल विजिबल। ये जो मतलब आपकी फाइंडिंग्स हैं, मतलब उसमें मतलब रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको किया गया है कि पहली क्लास वो है जिसमें स्मॉल राउंड ओपेसिटीज हैं, फ्यू नंबर हैं। सेकंड क्लास वो है या सेकंड ग्रेड वो है कि स्मॉल राउंड ओपेसिटीज न्यूमरस इन नंबर है लेकिन लंग मार्किंग को कुछ भी नहीं हुआ, स्टिल विजिबल है। एंड थर्ड वन इज स्मॉल राउंड ओपेसिटी इज वेरी न्यूमरस एंड नॉर्मल लंग मार्किंग पार्शली आर टोटली ऑब्स्क्योर्ड। कि अब राउंड ओपेसिटीज इतनी की ज्यादा है कि नॉर्मल लंग आर्किटेक्चर है या नॉर्मल लंग मार्किंग्स है वो ऑब्स्क्योर हो गई हैं। ये अगर हम बात करें तो ये आप एक्सरे आपको सामने नजर आ रहा है, इसमें जो है मतलब आपको मैसिव जो है राउंड न्यूमरस राउंडेड एपेसिटीज जो है नजर आ रही हैं और इसमें इवन जो है नॉर्मल लंग मार्किंग जो है वो पार्शियल ऑब्स्क्योर्ड हो रही हैं। सेकंड जो थी इसकी टाइप न्यूमोगोनियोसिस की थी वो थी प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस which never occurs on the background of category 1 simple pneumoconiosis. 7% of those with category type 2 and 30% of those with category 3 pneumoconiosis. हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपल न्यूमोकोनियोसिस थी अगर वो प्रोग्रेस कर जाए तो वो होगी प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस, और उसमें भी अगर टाइप 1 है, कैटेगरी 1 है, तो उसमें लेस लाइकली चांस है। अगर कैटेगरी 2 है तो उसमें 7% प्रोग्रेस कर सकते हैं इसमें प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में। अगर कैटेगरी 3 है तो उसमें 30% जो है कैटेगरी 3 में न्यूमोकोनियोसिस में प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस पेशेंट्स डेवलप round fibrotic masses several centimeters in diameter almost invariably in the upper lobes and sometimes having necrotic central cavities. इसमें जो मतलब राउंडेड फाइब्रोटिक मैसेज आते हैं मोस्टली जो होते हैं अपर जो लोब है उसमें आते हैं, और समटाइम जो है मतलब इसमें कैविटीज भी बनी होती हैं सेंटर नेक्रोटिक सेंट्रल कैविटीज। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें, पैथोजेनेसिस इंक्लूड सम फाइब्रोजेनिक प्रमोटिंग फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो उसकी जो फर्दर पैथोजेनेसिस और डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग की डिस्ट्रक्शन में, लंग की पैरेन्काइमा की डिस्ट्रक्शन में वो जो है मतलब रोल अदा करते हैं। Rheumatoid factors and ANA are the both often present in the serum of the patient with progressive massive fibrosis and also in those suffering from asbestosis or silicosis. और दूसरा पहले हमने बात की कि इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, इम्यून कम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन होती है, और सेकंड हमने बात की अगर हम उसके पेशेंट्स के टेस्ट करवाएं तो उसमें रूमाटाइड फैक्टर्स और ANA जो है वो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में आता है जैसा कि एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस में आता है। Mixed restrictive and obstructive ventilatory defect with loss of lung volume, irreversible airflow limitation and reduced gas transfer. उसमें जो इसमें प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में जो टाइप आएगी उसमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वेंटिलेटरी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज भी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज भी होती है। आमतौर पे ये याद रखें कि जो मतलब ऑक्यूपेशनल है या मतलब इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जिसमें होती है उसमें आमतौर पे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिफेक्ट होता है, लेकिन इसमें मिक्स पिक्चर आ सकती है, मिक्स रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट। द पेशेंट विद progressive massive fibrosis suffers considerable effect dyspnea usually with the cough. The disease can progress or even develop after exposure to coal dust has ceased and may lead to respiratory failure. अब पेशेंट आपको क्या कंप्लेन करेगा, हम उसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? पहले उसकी हिस्ट्री होगी कि वो कोल वर्कर होगा, कोल माइंस में उसका काम करता होगा, और अगर हमारे साथ वो आके कंप्लेन करता है कि उसका सांस खराब होता है, उसके साथ खांसी आती है, तो फिर हम डेफिनेटली इस बारे में सोचेंगे कि ये इसको कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस है कि नहीं, ये सिंपल है या प्रोग्रेसिव इसको अगली कैटेगरी में चली गई है। और अल्टीमेटली अगर पेशेंट का डिस्निया और कफ ज्यादा वर्सन हो गया तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर में भी जा सकता है। और एक और बात यहाँ जो मेंशन करने की जरूरत है वो ये है कि अगर कोई कोल वर्कर है या कोल माइंस में काम करता रहे, अगर उसने वो काम छोड़ भी दिया है, अगर उसका अब एक्सपोजर नहीं भी हो रहा है, तो इसका लेटर ऑन भी ये जो है साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। ये हमारी जो है एक्सरे जो फाइंडिंग्स हैं वो वाली, इसमें प्रोग्रेसिव जो उसमें शो किया गया। सेकेंड वन ये था रिलेटेड हमारा
कोल वर्कर्स के जो रिलेटेड है। कोल से अगर हमारा एक्सपोजर होता, प्रीवियसली हम सबने डिस्कस किया है कि ये मतलब कोल वर्कर निमोकोनियोसिस हो सकती है। सेकंड जो है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस किस वजह से होगी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या उसको सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि सिलिका से जो हमारा एक्सपोजर होगा, वो इंडस्ट्रीज जहां पे हमारा सिलिका से जो एक्सपोजर होगा, वहां सिलिकोसिस जो डिजीज होगी, हम उसको सिलिकोसिस बोलते हैं। अनकॉमन है, इनकाउंटर्ड इन स्टोन मैसन, सैंड ब्लास्टर्स, पोट्री, सैरामिक वर्क्स। ये जो अब मेंशन मैंने जितने भी आपको प्रोफेशंस बताए हैं, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज बताई हैं, अगर इनमें काम करने वालों में कोई प्रॉब्लम होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक्सपोजर होगा, तो वो उसमें जो डिजीज आएगी वो सिलिकोसिस होगी। हाईली फाइब्रोजेनिक है डस्ट है, particularly toxic to alveolar macrophages and readily initiates fibrogenesis। इसमें ये डायरेक्टली जो टॉक्सिन है वो एल्वुलर माइक्रोफेजेस को डिफेक्ट करता है और फाइब्रोजेनेसिस स्टार्ट होती है। चेस्ट एक्सरे अपीयरेंस एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिलिकोसिस आर सिमिलर टू दोज ऑफ प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। जिस तरह के साइन एंड सिम्टम्स प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में आते थे, इसी तरह के जो है मतलब क्लिनिकल अपीयरेंस और क्लिनिकल फीचर्स जो हैं, चेस्ट एक्सरे की फाइंडिंग और क्लिनिकल फीचर जैसे प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में आते थे, इसी तरह के जो हैं वो आएंगे इसमें सिलिकोसिस में। Thin streaks of calcification may be seen around the hilar lymph nodes, that is eggshell calcification। ये देखें eggshell calcification, आपको अगर एक्सरे आप गौर से देखें, जो एरोज है वो eggshell calcification जो है आपको वाजे नजर आएंगे। इसकी जो आइडेंटिटी है वो भी एग से यानी कि मतलब मुशाबत पड़ी, इसलिए इसको eggshell calcification बोल रहे हैं। And other the irritants are the particles that encounter our workers, that is asbestos। asbestos है क्या? remarkably resistant to heat, acid and alkali and has been widely used for roofing, insulation and fireproofing। मतलब जो रूफिंग है, इंसुलेशन है या फायर प्रूफिंग के दौरान जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसको एस्बेस्टोस बोलते हैं। एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस अकर्ड particularly in the shipbuilding yards and the power station। शिप बिल्डिंग्स होती हैं या पावर स्टेशंस में जो मटेरियल यूज होता है वो एस्बेस्टोस है। up to 5% of the city developer up to 50% of the city developers has asbestos bodies, asbestos fibers covered in the protein secretions in their lungs at postmortem। ये उसने मतलब बात की है, यहाँ की तो नहीं बात, जहाँ मतलब अगर हम बाहर की बात करें, मतलब यूके की बात करें, तो उसमें अगर 50% जो सिटी डेवलपर्स से शहरों में रहने वाले लोग थे, अगर उनकी हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई या पोस्टमार्टम में उसमें लंग्स में देखा, एग्जामिनेशन हुआ, तो उसमें 50% में जो है एस्बेस्टोस बॉडीज जो है पाई गई। कंसिडरेबल टाइम लैग बिटवीन एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट ऑफ एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीजेस पार्टिकुलरली मेसोथेलियम 20 to 40 years। इसमें ये कहते हैं कि मतलब इसमें पार्टिकुलर कंसिडरेबल टाइम लैग है, मतलब जब एक्सपोजर हुआ और साइंस डेवलप हुए या इसकी कॉम्प्लिकेशंस एस्बेस्टोस से डेवलप हो रही हैं, तो उसको काफ़ी टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसकी वजह से जो हमने मतलब लंग, प्रीवियसली हमने पहली स्लाइड में बात की थी कि लंग कैंसर डेवलप होते हैं, तो एस्बेस्टोस की वजह से जो मोस्ट कॉमन मेसोथेलियोमा डेवलप होता है, तो उसको भी 20 to 40 ईयर्स के बाद या 20 to 40 ईयर्स लग सकते हैं डेवलप होने में। The risk of primary lung cancer, usually adenocarcinoma, even in non-smoker, is about to 5 to 7-fold greater in those who have parenchymal asbestosis। कहते हैं इसमें and 1.5-fold in those with pleural plaques। वो पेशेंट्स, एस्बेस्टोस बेसिकली एक पार्टिकल है, अब आगे जाके ये डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस काज करता है। इसकी वजह से प्लूरल फ्यूजन भी हो सकती है, एस्बेस्टोस की वजह से प्लूरल प्लेक्स भी हो सकते हैं, मेसोथेलियोमा भी डेवलप हो सकता है, और भी काफ़ी जो हैं चीज़ें जो हम आगे फर्दर स्लाइड में देखेंगे डेवलप हो सकेंगी। वो पर्सनस जिसमें एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस जो है पेरेन्काइमल एस्बेस्टोसिस डेवलप हो गया, उसमें 5 to 7% फोल्ड ग्रेटर रिस्क है एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होने का। इसी तरह अगर एस्बेस्टोस की वजह से प्लूरल प्लेक्स डेवलप हो गए हैं, तो 1.5 फोल्ड इंक्रीज इन चांस है कि उसको जो है लंग कार्सिनोमा हो सके। Synergistic relationship exists between asbestosis and cigarette smoking with the risk of bronchial carcinoma multiplied above 5-fold above the risk attributable to smoking alone। इसी तरह हम बात करें अगर
कि वो पेशेंट जो एस्बेस्टोसिस का है और वो सिगरेट भी पीता है, तो उसमें मल्टीपल फोल्ड जो है रिस्क बढ़ जाता है कि उसमें लंग कार्सिनोमा हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है और एस्बेस्टोसिस की वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। अगर ये दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी आएंगी तो उनमें जो है ज्यादा चांसेस होंगे उनका जो मल्टीपल फोल्ड रिस्क है उसका जो है वो बढ़ जाएगा कि इस पेशेंट को जब जिसमें दोनों एस्बेस्टोसिस का भी एक्सपोजर है और सिगरेट का भी एक्सपोजर है उसमें जो है लंग कार्सिनोमा हो। Now we come to asbestosis. Defined as fibrosis of the lung caused by asbestos dust. Features include, अगर एस्बेस्टोस जैसे मैंने पहले बात की है, डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स या डिफरेंट symptoms developed by exposure to the asbestos. First one is asbestosis, defined as the fibrosis of the lung caused by asbestos dust. अगर लंग पेरेन्काइमा का फाइब्रोसिस हो गया है एस्बेस्टोस के डस्ट के एक्सपोजर की वजह से, तो हम उसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। और क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, क्लबिंग हो सकती है, बायलैटरल बेजल एंड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स आएंगे। पेशेंट का अगर हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस पर क्लबिंग आएगी, अगर उसका रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करेंगे तो एंड बेजल लेवल पे उसके एंड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स आएंगे। माइनर डिग्री ऑफ फाइब्रोसिस दैट आर नॉट सीन ऑन द चेस्ट एक्सरे आर ऑफन रिवील्ड ऑन द हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। इनिशियल डिग्री में जब माइनर डिग्री फाइब्रोसिस अभी ज्यादा डेवलप नहीं हुई, लेसर डिग्री की या माइनर डिग्री की है, तो चेस्ट एक्सरे ऐसे आपको फाइंडिंग नहीं आएगी, लेकिन हाँ उसका HRCT करवाएंगे तो उसमें डेफिनेटली जो है आपको अर्ली जो साइन अर्ली चेंजेस हैं वो फील होंगी या अर्ली चेंजेस जो हैं आपको दिखाई दे सकेंगी। नो ट्रीटमेंट इज नोन टू अल्टर द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज ऑल्दो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर ऑफन प्रेस्क्राइब्ड। हाँ इसकी कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है एस्बेस्टोसिस की। हाँ मतलब क्लिनिकली जैसे हमारा भी यानी कि मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल में अगर हमारे पास काम करने के लिए आते हैं तो स्टीराइड अगर दें तो उसका थोड़ा बहुत जो है मतलब कुछ क्लिनिकल रिस्पॉन्स डेफिनेटली उसका आता है। ये देखें मतलब जो एस्बेस्टोस है ये टिपिकल ये नीचे जो है आपको आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो है मतलब जो लोअर लोब्स हैं इसको डेफिनेटली ज्यादा इन्वॉल्व किया गया है इसमें जो एक्सरे में अगर आप दिखाएं एस्बेस्टोसिस की वजह से। सेकंड जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है एस्बेस्टोस डस्ट के एक्सपोजर की है वो मीजोथेलियम है। 20,100 डेथ पर ईयर इन द यूके में 2100 डेथ होती हैं पर ईयर मीजोथेलियोमा की वजह से। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ मीजोथेलियोमा इज ए प्लूरल एफ्यूजन टिपिकली विद परसिस्टेंट चेस्ट वॉल पेन। पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसे होती है कि पेशेंट को मतलब डेफिनेटली जब प्लूरल एफ्यूजन होगी तो उसको डेफिनेटली सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम के साथ आएगा, फिर उसको टिपिकल जिस साइड पे एफ्यूजन है उसको वो कहेगा कि सीने में दाएं या बाएं तरफ दर्द होती है, उसके साथ रिलेटेड आएगा। और इसका टेस्ट कैसे करते हैं, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, एक तो हमारा क्लिनिकल सिनेरियो है कि उसकी एक्सपोजर की हिस्ट्री है और उसको साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर हम करते ये हैं कि वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी जिसको हम वैट भी बोलते हैं उसके जरिए हम बायोप्सी लेते हैं टिश्यू की और उसके बाद हम उसका जो एग्जामिनेशन करवाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि इसका जो टिश्यू डायग्नोसिस कैसे बनाना है। सम अर्ली प्रोमिसेस इमर्जिंग फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कीमोथेरेपी समटाइम कंबाइंड विद सर्जरी बट आउटलुक फॉर मोस्ट पेशेंट रिमेंस वेरी लिमिटेड। जैसा कि हमने बात की थी कि एस्बेस्टोसिस में कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम स्टीरॉइड्स देंगे तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स होता है। इसी तरह अगर मीजोथेलियोमा में सम कीमोथेरापी भी हम कर सकते हैं, लेटर ऑन सर्जरी भी कर सकते हैं, लेकिन जो है इसका लिमिटेड रोल, ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। ये एक्सरे पर अगर देखें तो जैसे वो मीजोथेलियोमा आपको प्राइमरी लंग कैंसर होता है उसी तरह का बनाया हुआ है, लेकिन अगर हम जब टिश्यू बायोप्सी करेंगे तो डेफिनेटली हमें फिर पता चलेगा कि इसका डायग्नोसिस कैसे बना, डेफिनेटिव डायग्नोसिस। ये जैसे मतलब आगे ये जो स्लाइड है इसमें है कि द इफेक्ट्स ऑफ एस्बेस्टोस ऑन द लंग। लंग में जो है एस्बेस्टोस जो डस्ट है वो कैसे कैसे इफेक्ट कर सकती है। इसमें एस्बेस्टोस बॉडीज हो सकती हैं, प्लूरल प्लेक्स हो सकते हैं, अफ्यूजन हो सकती है, बायलैटरल डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग हो सकती है, मीजोथेलियोमा डेवलप हो सकता है, एस्बेस्टोसिस डेवलप हो सकती है एंड एस्बेस्टोसिस रिलेटेड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकस भी हो सकता है। हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, मीजोथेलियोमा डिस्कस कर लिया, एस्बेस्टोसिस डिस्कस कर लिया। कोई ये सारी जो चीजें हैं ये मतलब एस्बेस्टोस ये सारे जो है सिम्टम या मतलब सारी कैटेगरीज ये कर सकती हैं लंग में। सपोज अगर एस्बेस्टोस बॉडीज होंगी सिर्फ
तो उसका एक्सपोजर में लाइट एक्सपोजर होगा, चेस्ट एक्सरे पे कुछ नजर नहीं आएगा, लंग फंक्शंस भी नॉर्मल होंगे, साइन एंड सिम्टम्स भी कुछ नहीं आएंगे, और जो है आउटकम यही है कि एविडेंस ऑफ एस्बेस्टोस एक्सपोजर ओनली है। अगर पेशेंट में प्लूरल प्लेक्स बन रहे हैं एस्बेस्टोस की वजह से, तो चेस्ट एक्सरे पे क्या आएगा कि प्लूरल थिकनिंग होगी, स्पेसिफिकली पैराइटल प्लूरा एंड कैल्सिफिकेशन आल्सो इन द डायफ्राग्मेटिक प्लूरा, तो उसमें प्लूरल थिकनिंग आएगी और उसमें ज्यादा जो है पैराइटल प्लूरा इन्वॉल्व होता है। अगर लंग फंक्शन करवाएंगे तो माइल्ड रिस्ट्रिक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट है, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होगा, एंड रेयर सिम्टम्स क्या होंगे, रेयर होंगे ऑक्यूपेशनल माइल्ड आफ्टर मतलब डिस्निया पेशेंट को जो है हो सकता है, आउटकम नो अदर, और इसका यानी कि कोई आगे जो है ना फर्दर इसमें डेवलप नहीं चीज होगी, अफ्यूजन काज हो सकती है एक्सपोजर की वजह से, तो चेस्ट एक्सरे तो फ्यूजन ही आएगी, लंग अगर फंक्शन कराएंगे तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिफेक्ट आएगा, और पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी, जैसे फ्यूजन की हमने पहले भी बात की थी, मेसोथेलियोमा में बात की ना, फ्यूजन हो सकती है, तो कंप्लेन क्या करेगा पेशेंट, यही कंप्लेन करेगा कि मुझे सांस चढ़ता है और प्लूरेटिक चेस्ट पेन होती है, टिपिकली हाथ लगा के बताएगा कि मुझे यहाँ इस जगह पे जो है सीने में इस राइट दाएं तरफ या बाएं तरफ, स्पेसिफिकली हाथ लगा के भी बता सकता है कि मुझे दर्द होती है और दर्द की सिवियरिटी बहुत होती है और शिद्दत शदीद किस्म की उसको दर्द होगी। आफन आउटकम क्या कि रिकरेंट अफ्यूजन जब ठीक होगी तो पेन और जो उसको सांस चढ़ता था वो ठीक हो जाएगा, जब ये खत्म होगी तो खत्म हो जाएगी। आगे है बायलैटरल डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग, अगर इसका एक्सपोजर लाइट है या मॉडरेट है प्लूरल थिकनिंग होगी। प्लूरल थिकनिंग क्या होगी कि उसमें पैराइटल और विसरल प्लूरा दोनों इन्वॉल्व होंगे और थिकनेस इतनी हो सकती है कि इट कैन एक्सटेंड 5 mm थिक एंड एक्सटेंडिंग ओवर मोर देन अपर क्वार्टर ऑफ द चेस्ट वॉल, 5 mm तक थिकनिंग हो सकती है इसकी। और अगर लंग फंक्शन करवाएंगे तो रिस्ट्रिक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट आएगा, सिम्टम्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि एफर्ट डिस्निया होगा, जब पेशेंट ज्यादा मतलब एक्सर्शन करेगा तो उसको डिस्निया होगा, मे प्रोग्रेस इन द एब्सेंस ऑफ फर्दर एक्सपोजर। इसका ये है आउटकम ये है कि अगर उसका फर्दर एक्सपोजर नहीं भी हो रहा तो ये आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। मेसोथेलियोमा का हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एस्बेस्टोसिस की भी हमने यानी कि डिस्कशन कर चुके हैं कि उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। अगर एस्बेस्टोसिस एंड लास्ट वन इज एस्बेस्टोस रिलेटेड कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकस, द फीचर्स ऑफ एस्बेस्टोसिस बायलैटरल डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग और बायलैटरल प्लूरल प्लेक्स प्लस दोज ऑफ ब्रोंकियल कार्सिनोमा फेटल, इसका जो फेटल होगा इसका आउटकम फेटल ही होता है, कार्सिनोमा जो भी हो, और स्पेसिफिकली जो कार्सिनोमा ब्रोंकस है इसमें तमाम तर फीचर्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो सब के सब ही हो सकते हैं। नो अनदर वन इज बिसिनोसिस। बिसिनोसिस जो है वो किन जो वर्कर्स में होती है, ये जो है हमारे जो कॉटन वर्कर्स हैं जो कॉटन की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उसमें जो उनमें होती है वो लंग डिजीज है या वो है बिसिनोसिस। Symptoms start on the first day back at work after break, Monday sickness with improvement as the week progress। होता ये है कि जब पेशेंट छुट्टी के दिन के बाद, मतलब अगर कोई संडे को किसी को छुट्टी होती है, मंडे को वो काम पे आता है, वर्कर अपनी फैक्ट्री में जाके पहुंचता है, तो उसको साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा होंगे और जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे मतलब ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे तो उसके जो सिम्टम्स हैं डेफिनेटली वो कम होते जाएंगे। तो ये याद रखना है कि अगर इस तरह का कॉटन वर्कर फैक्ट्री में काम करता है उसको स्पेसिफिकली अगर आपके पास आता है हॉस्पिटल में और कहता है कि जब मैं काम पे जाता हूँ तो ज़्यादा यानी कि वर्सन हो जाता है, तो उसको बिसिनोसिस बोलते हैं। इसी तरह का होता है कि ऑक्यूपेशनल एस्थमा, उसमें भी होता यही है, लेकिन उसमें ये होता है कि जब वो काम पे आता है तो उसका जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वर्सन हो जाती है, जब वो काम से चला जाता है घर पे जाके रेस्ट करता है या वैसे वो ठीक हो जाता है। इसका ये है कि इसमें जब वो छुट्टी करके इसने आनी है तो फिर जो है इसके साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा वर्सन हो जाने और अगले फर्दर जो कमिंग डेज हैं उसमें इसके साइन एंड सिम्टम्स कम हो जाने। टाइटनेस इन द चेस्ट, कफ एंड ब्रेथलेसनेस अकर विद इन द फर्स्ट और इन द डस्टी एरियाज ऑफ द mill, particularly in the blowing and carding rooms where raw cotton is clean and the fibers are straightened। उसमें कंप्लेन क्या करेगी जब वो काम पे वापस आएगा कि उसको आते साथ ही क्या होगा कि टाइटनेस इन द चेस्ट, वो कहेगा कि मेरे चेस्ट में टाइटनेस है, उसको खांसी होगी, वो कहेगा कि वो उसको जो है सांस लेते हुए सीने में सीटियां बजती हैं, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और स्पेसिफिकली वो एरियाज वो जहां ब्लोइंग होती है, जहां कार्डिंग रूम्स हैं इनके, जहां रॉ कॉटन को यानी कि डील किया जाता है, वहां इनके साइन एंड सिम्टम्स जो है बिसिनोसिस के या इसके क्लिनिकल सिम्टम्स होने के ज्यादा चांसेस हैं।
प्योर कॉटन डज नॉट कॉज द डिजीज। मैंने पहले भी बात की कि जो रॉ कॉटन है वो ज्यादा जो है साइन सिम्टम्स कहते हैं प्योर कॉटन से कम होते हैं। Individuals with asthma are particularly badly affected by exposure to cotton dust. The most likely etiology is endotoxin from the bacteria present in the raw cotton causing constriction of the airways of the lung. No change on the chest X-ray पे कोई चेंजेस नहीं आती। हाँ, जो एस्थमेटिक पीपल हैं उनमें जो है ये ज्यादा अगर कॉटन डस्ट का एक्सपोजर होता है उनमें साइन एंड सिम्टम्स ज्यादा होंगे और मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी यही है कि एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। रॉ कॉटन में जो बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं जो फर्दर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवे, जो लंग के एयरवे उनकी कंस्ट्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं लेकिन एक्सरे पे कोई फाइंडिंग नहीं आती है। बेरिलियोसिस used in the aerospace industry in atomic reactors and in many electrical devices। मतलब वो पर्सन्स या वो लोग जो एटॉमिक रिएक्टर्स में काम करते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के रिलेटेड काम, उनमें बेरिलियोसिस होता है। सिस्टेमिक इलनेस है विद क्लिनिकल पिक्चर सिमिलर टू सार्कोइडोसिस। अब आगे जो हमने प्रीवियस में बातें की हैं ये ज्यादा थी लंग रिलेटेड, लेकिन बेरिलियोसिस जो है ये क्लिनिकल जो सिस्टेमिक इलनेस भी काज करती है। क्लिनिकल पिक्चर जो है जैसे सार्कोइडोसिस में हर सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, सिस्टेमिक डिजीज है, इसी तरह जो है बेरिलियोसिस है ये भी एक सिस्टेमिक डिजीज है। प्रोग्रेसिव डिस्निया विद पल्मोनरी फाइब्रोसिस, डिस्निया होगा, फाइब्रोसिस होगी, मतलब पहले तो मरीज को ये कंप्लेन करेगा उसको चलने से सांस चढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका सांस मतलब सांस खराब से खराब होता जा रहा है और आगे फर्दर हम अगर उसका एक्सरे या सीटी HRCT करवाएंगे तो उस पर पल्मोनरी फाइब्रोसिस आएगी। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ लेवल्स इन द वर्किंग एटमॉस्फेयर्स हैड मेड दिस डिजीज ए रेयरिटी। अब जो पहले प्रीवियस वन जो पहले दौर थे वहां बेरिलियोसिस ज्यादा मोस्ट कॉमन थी, अब जो है ये जो है नहीं, मतलब जैसे कंट्रोल बेहतर हुआ है, वर्किंग एटमॉस्फेयर्स बेहतर हुए हैं, कंट्रोल लेवल्स बेहतर हुए हैं तो ये डिजीज कम हो गई है।